हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 17 लाए हैं, अर्थात पार्ट 17 लाए हैं। यदि आप लोग इस वीडियो के सीरीज का प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो सारे पार्ट आप लोग देख सकते हैं, या नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को ज्ञात कराते हुए चले कि ये जो 1000 क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे और लगे कि आप लोगों के लिए हमारा ये प्रयास यूजफुल हैं, तो साथ में ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते चलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम यहीं पे शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। साथ में एक बात और जानकारी दे दें कि यदि आप लोगों के पास पेपर और पेन उपलब्ध हो तो आप लोग इस वीडियो को देखने के क्रम में पेन और पेपर भी साथ में ले लें और हमारे साथ आप लोग भी इस टेस्ट को देते चलें और अंत में आप लोग अपने आप को आकलन करें कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है, कि आप लोग कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, यही ये क्वेश्चंस कुल मिलाकर कह रही है। तो देखिए, जब निषेचन बाहर में होती है और उनका विकास आंतरिक होता है, ठीक है। जब निषेचन बाहर होता है और उनका विकास आंतरिक होता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। जब निषेचन बाहर होता है और उसका विकास आंतरिक होता है। तो आप लोग समझ गए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो आप लोग इस ऑप्शंस को समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को दोनों को ले लिया जाता है और उसका निषेचन प्रक्रिया एक कांच की ट्यूब में कराया जाता है, ठीक है। इस कांच के ट्यूब में उसका निषेचन करा करके एक जायगोट का निर्माण किया जाता है और इस जायगोट को फीमेल के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पे इस जायगोट का वृद्धि विकास होता है और अंततः एक वह जायगोट बेबी का रूप ले लेता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, इसका तात्पर्य क्या है। और ये जो ट्यूब में मेल और फीमेल के जायगोट का निषेचन कराया जाता है एक बाहरी ट्यूब में, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। और ये प्रक्रिया क्यों अपनाया जाता है, जब फीमेल्स के यूट्रस अर्थात गर्भाशय में वो अनुकूलन परिस्थिति नहीं मिल पाता है, जिस अनुकूलन परिस्थिति में एक जायगोट का वृद्धि विकास हो पाए, अर्थात वो गर्भाशय एक बेबी को जन्म देने में असमर्थ होती है। इसी प्रक्रिया को अपना करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है,
दिल का दौरा किस कारण से होता है? बताइए, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो देखिए, दिल का दौरा जो है क्यों होता है, किसके कारण होता है? देखिए, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा होता है। ठीक है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाने के कारण दिल का दौरा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। देखिए, जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसे एंजाइना कहा जाता है, समझ गए? और इसी एंजाइना का बृहत्तम रूप अर्थात विकसित रूप होता है एंजाइना का, उसे ही हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ा कहा जाता है। और दिल के दौरा पड़ने में क्या होता है बीमारी को पेशेंट के सीने में के बाईं ओर तेज दर्द उठता है, जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक भी जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये है दिल के दौरे पड़ने का डायग्नोस्टिक लक्षण, अर्थात इस पीरियड में क्या क्या होता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस चीज़ का अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो दीजिए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ये क्वेश्चन कह रहा है, किस चीज़ का अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो स्वाभाविक है, हम जब अधिक वनस्पति उत्पाद का उपयोग करेंगे, अर्थात अधिक वनस्पति से जो हमें मिलता है उस चीज़ का उपयोग करेंगे अपने भोजन के रूप में, तो हमारी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वनस्पति उत्पाद। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम है। बताइए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम, अर्थात यह कह रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे यदि आप लोगों को सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद हो। तो देखिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। अब बताइए, ये थायमीन किसका नाम है? रासायनिक नाम किस विटामिन का? तो देखिए, ये जो थायमीन है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड का एक प्रकार से कंपोनेंट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। बताइए, एक कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, अर्थात यह क्वेश्चन कुल मिलाकर कॉकरोच के श्वसन अंग के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, यही हमें उम्मीद है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप लोग पहले भी रूबरू हुए होंगे। तो देखिए, ये कॉकरोच जो होते हैं जल में जीवित नहीं रह पाते हैं
क्योंकि इनका श्वसन अंग जो है वो ट्रैकिया होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो जलीय जीव होते हैं अर्थात मछली हैं, उस मछली में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। तो समझ गए इस क्वेश्चन को आप लोग, हमें यही उम्मीद है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? बताइए, पुरुषों में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? अर्थात यह क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी के प्रदूषण से कौन सा डिजीज होता है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मरकरी की अधिकता से हमारे मानव शरीर में मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं। बताइए गुणसूत्रों में क्या होता है? तो देखिए एक गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान में रखिएगा, गुणसूत्र जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइए मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो देखिए मूत्र का पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि मूत्र में यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम नामक केमिकल पाया जाता है, अतः मूत्र का रंग पीला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। बताइए कि हमारे भोज्य पदार्थ में लवण का पाए जाने का मुख्य लाभ क्या है? यही कह रहा है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए हमारे आहार में लवण का पाए जाने का मुख्य लाभ है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, यही हमारे आहार में लवण का पाया जाने का मुख्य लाभ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? बताइए निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए जैव निम्नीकरणीय का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिए। वैसे पदार्थ जो हमारे पर्यावरण में घुल मिल जाए जिसका यूज करने के बाद, ठीक है, जैसे डीडीटी और प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ये कभी विघटित हो सकता है, चाहे जितने भी दिन हमारे पर्यावरण में ये पड़े रहे नहीं हो सकता है। तो ये जैव में निम्नीकरणीय नहीं हो सकता है। इसी में एक ऑप्शन है कागज़, ठीक है, और ये कागज़ जो है ये सड़ गल के ये अपने आप में मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारे वातावरण में मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कागज़। कागज़ ही है जो एक प्रकार के जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? बताइए किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं।
तो देखिए, वो जीव केचुआ एक प्रकार के उभयलिंगी प्राणी हैं और इसी केचुआ में हैं जो पर निषेचन कराया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केचुआ एक प्रकार के उभयलिंगी जीव हैं और इसी में पर निषेचन कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग एक टर्म देखें, उभयलिंगी, और इस उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए, वैसे जीव जिसमें मेल और फीमेल, ठीक है, वैसे जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसे ही उभयलिंगी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को, इस टर्म को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि उभयलिंगी जीव किसे कहा जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो उसमें आप लोग को सही ऑप्शन का चूज करना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है बल्बर क्या है? बताइए, बल्बर क्या होता है? देखिए, वसा के एक संघनन परत होता है, अर्थात संघनन मात्रा में यानी मोटी परत। ठीक है, वसा की मोटी परत जो होता है हमारे बॉडी में, मानव शरीर में, उसे ही बल्बर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सघन वसा की परत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहिए। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बताइए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देने से पहले आप लोगों को सारे विटामिन का रासायनिक नाम ज्ञात होना चाहिए और ये भी जानकारी रखनी होगी इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक फैक्ट्स को याद रखने के लिए नहीं कहा जाता है। जब आप सारे विटामिन्स को जान पाएंगे, उनके केमिकल नाम को, उसके बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो देखिए, विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी, ध्यान में रखिएगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। इसके अलावे जितने भी विटामिन होती है वो सारे विटामिन वसा में घुलनशील होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि जल में घुलनशील है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा ही नहीं। अब बताइए, थायमीन, ये थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो विटामिन वसा में घुलनशील होगा तो वो विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। यही विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन किससे होता है? बताइए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो देखिए, रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है?
तो रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाली स्तनपायी कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो देखिए, अंडा देने वाला स्तनपायी कर्टिला चींटीखोर हैं। ठीक है, कर्टिला चींटीखोर एक प्रकार के स्तनपायी हैं जो अंडा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? बताइए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? अर्थात जब हमारे जीवमंडल में अर्थात पूरे विश्व में टेम्परेचर बढ़ जाए तो इससे क्या परिणाम होगा, क्या असर होगा? इसके बारे में कभी आप लोग सोचे हैं? नहीं सोचे हैं तो अभी सोच लीजिए। देखिए, जब हमारे पृथ्वी पे तापमान बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर हैं उसमें पिघलन की दर बढ़ जाएगी और जो समुद्र का स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये जल की मात्रा जो है ग्लेशियर पिघल के सारे जल जो होगा वो समुद्र में चले जाएंगे और समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ही जब विश्व में ताप के परिमाण में अगर बदलाव होगा, तो ताप में वृद्धि होगी तो समुद्र के स्तर में भी वृद्धि होगी, ये भी सही है। और साथ में जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो फसल के स्वरूप में परिवर्तन होना तो लाजमी ही है, तो ये भी होगा। और जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि उसके तट रेखा है अर्थात उसके किनारा है उसमें भी परिवर्तन होगा ही। अर्थात कम जल होगा तो कुछ और ही तट रेखा होगा, और जब जल की मात्रा बढ़ जाएगा तो उसके तट रेखा में भी अर्थात समुद्र के किनारा में भी बदलाव हो ही जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जब विश्व में तापमान का परिणाम में वृद्धि होगा। तो अर्थात जब तापमान में वृद्धि होगा तो जो है ये जो कारण है उपयुक्त, ये सारे प्रभाव होगा हमारे विश्व में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आसानी से। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? बताइए, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो देखिए, ये जो मनुष्य हैं हमारे जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, जीवों की सापेक्ष संख्या, ठीक है, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझ लेगा तो ये मनुष्य जो हैं हमारे जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जिनका रुधिर ही आहार है? बताइए, जो रुधिर का भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए, तो रुधिर का आहार किसका है इसमें से? बताइए। तो मच्छर ही है जो हमें काटता है और हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से ब्लड चूसता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। इस प्रश्न का सही जवाब तो आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, अर्थात मच्छर ही हैं जो रुधिर आहारी पशु हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे अर्थात किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? बताइए, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो देखिए, इस किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होता है। ठीक है, किडनी का कार्यात्मक यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? बताइए, हमारे त्वचा के नीचे जो मौजूद है वसा, वो किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो देखिए, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो मौजूद होता है वसा, वो जो है हमारे शरीर के ऊष्मा को बाहर निकलने देता है और न ही अंदर प्रवेश करने देता है। अर्थात ये वसा जो होती है, ये ऊष्मा के विरुद्ध अर्थात हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति को रोकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर से ऊष्मा की क्षति को रोकता है, अर्थात ये वसा जो है हमारे शरीर में जो ऊष्मा है उसके विरुद्ध कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका अर्थात आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? बताइए, हमारे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बताइए, हमारे खून का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? बताइए, इन सारे ऑप्शन में से इंग्लिश नेम दिया हुआ है गर्भाशय का। यदि आप लोग गर्भाशय का नाम इंग्लिश में जान रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे। तो देखिए, गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। तो यूट्रस ही गर्भाशय का वैकल्पिक नाम हो जाएगा, अर्थात वैकल्पिक शब्द हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी हैं। बताइए, सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है? बताइए, आप लोग सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, जब सरकारी भूमि, ठीक है, जब सरकारी भूमि पर उपयोगी पौधे लगा देते हैं और उनका व्यवस्था समाज के द्वारा कराया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सरकारी भूमि पे जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं और उसका रख रखाव समाज के द्वारा किया जाता है। इसे ही सामाजिक वानिकी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? बताइए, इनमें से कौन है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही दिशा में प्रवाहित होता है? तो आप लोगों को ये ध्यान में होगा कि फूड साइकिल होता है, उसमें
एक दिशीय प्रवाह किसका होता है? तो फूड साइकिल्स में एक ही दिशा में प्रवाह ऊर्जा का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बहुत 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 ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब तो आप लोग दे देंगे बिल्कुल आसानी से। तो देखिए, इस पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए एक ऑप्शन है विलियम हार्वे। इन्होंने बायोलॉजी में ऐसा क्या काम किए थे जिनके लिए इनका नाम फेमस है, अर्थात इनके नाम को जाना जाता है विलियम हार्वे को किस कार्य के लिए? तो देखिए, विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। ध्यान में रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज किए थे, अतः इनका नाम बायोलॉजी में फेमस हैं, परिचित हैं। अगला ऑप्शन है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ऐसा क्या काम किए थे? तो इन्होंने दूध यानी कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज किए थे और साथ में रेबीज के टीके के भी खोज इन्होंने ही किए थे, लुईस पास्चर साहब। अगला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या ऐसा कार्य किए जीव विज्ञान में? तो इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन सारे पॉइंट का डिस्कशन हम इसीलिए किए क्योंकि ये सारे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल हैं यदि आप लोग जीव विज्ञान सब्जेक्ट से देखेंगे। और साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, अर्थात बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा परसेंटेज में क्वेश्चंस पूछा जाता होगा तो वो सब्जेक्ट बायोलॉजी ही हैं, जिससे अधिक मात्रा में क्वेश्चंस पूछा जाता है यदि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इस वीडियो की सीरीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है इन सारे वीडियो को यदि आप लोग देख लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस के तहत यदि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है तो किसी भी क्वेश्चंस को आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो भी एक्यूरेसी के साथ। अतः आप लोग इन सारे वीडियो के पार्ट को ध्यान से देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा, बार बार देख करके और बार बार रिवीजन करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है, अर्थात प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? अर्थात प्याज एक फल है जो किसका रूपांतरित रूप है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये प्याज जो है ये एक प्रकार के मांसल तना होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार के मांसल तना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं, इनकी खेती उपयोगी नहीं होती। बताइए, कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती, अर्थात इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन तो उपयोगी होंगे, बस एक ही ऑप्शन होंगे जो उपयोगी नहीं होंगे और इसी ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना है। तो बताइए, कुकुरमुत्ता की खेती क्यों उपयोगी नहीं होते? तो देखिए, इस कुकुरमुत्ता जो है ये बायोगैस के उत्पादन में उपयोगी होते हैं, कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होते हैं और कृषि अपशिष्ट करके पुनर्चक्रण में भी उपयोगी होते हैं मशरूम की खेती, जबकि सदस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में इसका कोई भूमिका नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सदस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में पुमधुम ड्रोन होते हैं। बताइए, मधुमक्खी के सदस्य में एक ड्रोन मक्खी होता है, वो क्या होता है? बताइए। तो ये ड्रोन जो हैं ये एक अनवर, ठीक है, ये एक अनवर नर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? बताइए, किस उत्तक के नख, हमारे जो नाखून हैं वो किस उत्तक के बने होते हैं? जानवर के खूर और जानवर के सींग किस उत्तक के बने होते हैं? बता दीजिए। तो देखिए, ये सारे जो हैं केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केराटिन के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? बताइए, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कुछ होता नहीं है XXX। और ये क्या होता है? XO एक प्रकार के टर्नल सिंड्रोम, ठीक है, इसको भी आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। एक टर्नल सिंड्रोम नामक डिजीज होता है जिसमें XO गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पे O का मीनिंग कुछ नहीं होता है, अर्थात उसमें जो जनन गुणसूत्र 2 होता है XY या नहीं तो XX, उसमें सिर्फ X ही गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात उसमें जनन गुणसूत्रों की मात्रा में कमी होती है। इसे ही टर्नल सिंड्रोम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। यहाँ पे पेड़ों लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? बता दीजिए। तो किसी भी क्षेत्र में कोई पेड़ पौधा उगे, उसके लिए न्यूनतम 6 डिग्री सी, ठीक है, न्यूनतम 6 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। बताइए, कुरुंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसके पीछे क्या कारण है? बताइए, सही जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, ये कुरुंजी का पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है क्योंकि इसका कारण है प्रकाश की अवधि, ठीक है, इस एक प्रकाश की अवधि में ये पुष्प एक बार खिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश अवधि। अगला क्वेश्चन देखिए, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बताइए, RH कारक, जिसको RH फैक्टर कहा जाता है, यह नाम कहाँ से लिया गया, किस जानवर से लिया गया है? तो देखिए, ये RH फैक्टर जो है ये एक बंदर से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है? बंदर से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और उस बंदर का नाम रिसस मंकी था, जिससे RH फैक्टर को लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किए हैं, तो ये दोनों काम आप लोग साथ में करते चलिएगा और यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में है। बताइए, एक वयस्क पुरुष के ब्लड में
100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है? बता दीजिए सही जवाब। तो देखिए, एक वयस्क मनुष्य के 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 14.5 ग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। बताइए, रेशेदार अस्थि जोड़ हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए, ये जो रेशेदार अस्थि जोड़ हैं, ये कपाल में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? बताइए, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए, मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग, इन दोनों रूप में कार्य करता है मछली का एयर ब्लैडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? बताइए, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो देखिए, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 656 होती है। कितनी होती है? 656 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? बताइए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? अर्थात कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? बता दीजिए। तो देखिए, कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव जीवन में इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम हैं। बताइए, हमारे संसार में जो सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम कौन सा है? बताइए, सही जवाब दीजिए। तो देखिए, हमारे संसार में जो प्रचुर मात्रा में एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हैं। बताइए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हैं, अर्थात माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक प्रकार के जीवाणु हैं और उसका कैसा आकार होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अर्थात माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का आकार कैसी होती है? तो इस जीवाणु का आकार डंडारू होता है, अर्थात रॉड शेप होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डंडाणु। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। बताइए, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, आरबीसी, ठीक है, अर्थात हमारे ब्लड में सूत्रकणिकाएं
जिसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी श्वसन की प्रक्रिया नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आरबीसी में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता तो आरबीसी को ब्लड की अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो खुद ही स्वयं ही श्वसन की प्रक्रिया कर लेती। और ये यदि स्वयं ही श्वसन की प्रक्रिया कर लेती तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कभी कमी नहीं होती आरबीसी में। और आरबीसी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति किडनी, फेफड़े, इन सारे सिस्टम के माध्यम से कराया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी जो है श्वसन की प्रक्रिया नहीं करती है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होती है। बताइए डीएनए में क्या होती है। तो देखिए डीएनए में पेंटोस शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंटोस शर्करा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि डीएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद जीन किसने बनाया था, अर्थात जो जीन शब्द है सबसे पहले किन्होंने दिया था। आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। देखिए पद जीन जो है, ये जीन शब्द को सबसे पहले जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। बताइए। इस पूतिजीवी को सैप्रोफाइट कहा जाता है इंग्लिश में, अर्थात इसको पैरासाइट कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। अब आप लोग सही जवाब दे देंगे। ये मृतोपजीवी जो हैं ये मृत और क्षयमान सामग्री पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत और क्षयमान सामग्री पर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पटसन के रेशे हैं। बताइए पटसन के रेशे क्या हैं। तो पटसन के रेशे जो हैं ये द्वितीयक फ्लोएम के वास्ट रेशे होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक फ्लोएम के वास्ट रेशे होते हैं पटसन के रेशे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है। बताइए विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन द्वारा विलीन जीवों का मूल जैविक उपयोग को निष्पादित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये था पार्ट 17 अर्थात पार्ट 17, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 850 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए पार्ट 18, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 851 से डिस्कशन करेंगे। अर्थात अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 850 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो सारे पार्ट आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और उन सारे वीडियो को आप लोग
देख पाए। हमें आपकी सपोर्ट की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो आप लोग हमें अवश्य ही सपोर्ट करेंगे, हमें यही उम्मीद है। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।